वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस डिकोडर में। तो दोस्तों, इसके पहले हमने यूनिट एंड मेजरमेंट को कंप्लीट किया है और यूनिट एंड मेजरमेंट में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं मैंने सबके सब आपको बता दिया है। देखिए, उससे दो प्रश्न बहुत ही आवश्यक रूप से बनता है। एक तो पूछा जाता है कि यूनिट, और दूसरी पूछी जाती है डायमेंशन फार्मूला। और वैसे भी आपको पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम इस बार लेट हो गया है, तो डायमेंशन फार्मूला वगैरह भी पूछा जा सकता है। तो आप प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पेपर हो सकता है टफ भी आ जाए, क्योंकि आप लोग को इनफ टाइम मिल चुका है। तो दोस्तों, अब हम आज शुरू करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, न्यूटन्स ने 3 नियम बताए थे गति के, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हम लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। देन हम सर्कुलर मोशन का जो इक्वेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको ग्राफ बता दूंगा कि अगर ग्राफ आपके सामने आता है स्पीड, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन का, तो उसमें क्या हो रहा है। मतलब स्पीड कांस्टेंट है या डिस्टेंस कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, जो भी चीज़ें हैं आपको बखूबी समझाई जाएंगी। और सबसे लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि आजकल प्रोजेक्टाइल मोशन से अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं और अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आज से शुरुआत करते हैं और हमारा जो पहला टॉपिक है उसी को लेकर हम चलते हैं। तो चलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो पूरी की पूरी फिजिक्स में कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसमें से न्यूटन एक है। जो हमारे न्यूटन है, आधी फिजिक्स इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो आज हम इन्हीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, न्यूटन ने मोशन के लिए 3 इक्वेशन बताए थे, जिनको मैं भी आपको बताऊंगा। वो न्यूमेरिकल लगाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इन्होंने क्या कहा है, तो देखिए, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये एक बॉल है और ये बॉल यहाँ पर रखी हुई है, तो और जो इसकी वेलोसिटी है इस समय 0 है, इसका मतलब है ये एट रेस्ट, मतलब विराम अवस्था में है। तो ये अपना स्टेट तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक कि हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि यह वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, और अवस्था परिवर्तन के इस विरोध को हम जड़त्व का गुण कहते हैं। ठीक है, इसी गुण को हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व अगर आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो इसको हम कहते हैं इनर्शिया। चलिए, अब फाइनली आपको ये तो पता चल गया कि जड़त्व क्या चीज़ होती है। अब हम जड़त्व के बारे में आपको बताते हैं कि जड़त्व भी 2 प्रकार की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। चलिए वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, मैंने आपको इनर्शिया के बारे में बताया और उसमें बताया कि ये 2 टाइप का होता है, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। तो एक एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने यहाँ लिखा है और उसके जरिए मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या होता है। देखिए, जो हमारा गति का जड़त्व है दोस्तों, देखिए उसके नीचे मैंने जो ये फिगर बनाया है, ये कार है और इस कार में देखिए कुछ आदमी बैठे हुए हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि पहले इनिशियली ये कार जो है 50 की स्पीड से चल रही थी, और जब ये 50 की स्पीड से चल रही थी तो इसमें बैठे ये जो आदमी हैं ये भी 50 की स्पीड से ही गतिमान थे। अब होता क्या है दोस्तों कि जब अचानक से ब्रेक लगता है, जैसे मैंने लिखा ब्रेक के बाद, जब ब्रेक लगता है और गाड़ी रुकती है तो ब्रेक के बाद जो
हमारी कार, उसकी वेलोसिटी तो 0 हो जाती है, लेकिन अभी भी जो व्यक्ति हैं वो गतिमान रहते हैं। और गतिमान क्यों रहते हैं? क्योंकि जो इनकी इनर्शिया होती है अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, और हमारा जो शरीर होता है अभी भी 50 की वेग से गतिमान है। तो होता क्या है, जब ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, और यही कारण है कि जैसे ही ब्रेक लगता है हम गिर भी जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अगर कोई कार या बस कुछ भी दे देगा, अगर जा रही है और अगर उसमें ब्रेक लगता है तो हमारा शरीर आगे की ओर झुकता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो पहला तो इसका सबसे सिंपल आंसर, अगर वहाँ पे ऑप्शंस में जड़त्व दिया है तो आप जड़त्व मारिएगा, और अगर वहाँ पे जड़त्व में भी और स्पेसिफाई कर दिया है कि गति का जड़त्व है कि विराम का जड़त्व है, तो आप गति का जड़त्व मानिएगा। देखिए, मैंने अगला एग्जाम्पल लिया, सेम एग्जाम्पल ये वाला, ये कार है, और इनिशियली ये दोस्तों जो कार है इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और इसी तरीके से इसमें बैठे व्यक्तियों की वेलोसिटी भी 0 है। अब होता क्या है कि जैसे ही ये कार चलना शुरू करेगी, तो अब मान लीजिए कि ये 50 की स्पीड से चलना शुरू करती है ये कार। तो जब 50 की स्पीड से चलना शुरू करती है तो इसमें जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उन व्यक्तियों के साथ क्या होता है कि अभी भी वो स्टेबल रहते हैं, और जो उनके अंदर जड़त्व का गुण होता है वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है और उनको वो विराम में रखना चाहता है। यही कारण है कि जब अचानक से हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, और इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है विराम का जड़त्व। तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसमें भी पूछ सकता है कि हम अचानक से गाड़ी आगे बढ़ती है तो हम पीछे इसलिए झुक जाते हैं क्योंकि उस समय जड़त्व कार्य करता है, और स्पेसिफाई करेंगे तो विराम का जड़त्व कार्य करता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, मैंने आपको जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया है उसमें आपको इनर्शिया बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। और देखिए, इसमें एक मुख्य प्रश्न ये पूछता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम के द्वारा दी जाती है? तो वो न्यूटन का प्रथम नियम होता है। जो न्यूटन का द्वितीय नियम होता है दोस्तों, उसमें हम बल के व्यंजक के बारे में बात करते हैं, F = ma। अब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और वस्तु के इस गुण को ही हम इनर्शिया ऑफ मोशन या गति का जड़त्व कहते हैं। अभी मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया है कि अगर कोई बस है और वो बस मूव कर रही है तो उसके पैसेंजर भी उसके साथ मूव करते हैं। अगर बस अचानक से ब्रेक लगा देती है तो बस की वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन जो उसमें बैठे पैसेंजर रहते हैं उनका शरीर अभी भी मूवमेंट में रहता है। इस वजह से हमारा शरीर आगे की ओर झुक जाता है, और ऐसा क्यों होता है? गति के जड़त्व के कारण। देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी ऑफ मोशन, या निम्न में से कौन सा गति के जड़त्व का उदाहरण है? तो ये जानना आपका ज़रूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो ये है कि न्यूटन का प्रथम नियम हमको बल के बारे में बताता है, बल की परिभाषा देता है। इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। न्यूटन का प्रथम नियम बल की परिभाषा बताता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हमको बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से पता चलती है। तो ये बल की परिभाषा बताता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमको बल के व्यंजक के बारे में बताता है। तो सबसे बड़ी बात जो कि आजकल एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। इस नियम के द्वारा बल के
व्यंजक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, बल के व्यंजक का मतलब क्या है, हमको पता है बल F = m/a होता है, तो ये होता है हमारा बल का व्यंजक। लेकिन बल के व्यंजक का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसको अगर हमको डिफाइन करना है तो हम बताएंगे कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। लगाए गए बल के बराबर होती है। ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आपने तो पढ़ लिया कि ठीक है भाई, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी वस्तु की स्थिति को तीव्रता से परिवर्तित करने के लिए हमको संवेग की ज़रूरत होती है, मोमेंटम की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई है और उसको मोमेंटम देना है, तो हम क्या करेंगे, हम उस पर बल लगाएंगे, हम उसकी स्थिति को बदलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको एक गिलास पानी उठाना है, तो आप क्या करेंगे, गिलास की तरफ हाथ को बढ़ाएंगे और गिलास को उठा के आप ले लेंगे। तो हो क्या रहा है कि हम उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो यही बात इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि संवेग परिवर्तन की दर मतलब चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। तो चलिए अब मैं आपको प्रूव करके भी दिखा देता हूं कि हमारे पास F = ma कैसे आता है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए कि F = ma कैसे आता है, सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यूनिट एंड मेजरमेंट में मैंने आपको बताया था। देखिए, जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम कहते हैं त्वरण, इसको हम डिनोट करते हैं A से, = ΔV/t। इसका मतलब ये होता है वेग परिवर्तन की दर, मतलब मान लीजिए v1 - v2/t। ठीक है, तो बस आप इस चीज़ को समझिए। अब हम बात करते हैं संवेग की। तो जो हमारा संवेग होता है, इसको हम डिनोट करते हैं P से। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, हमने आपको बताया था, और ये होता है m × v, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। हमने बात की थी संवेग परिवर्तन की दर, तो अब हम इसको लिख देते हैं dP/dt इज इक्वल टू, देखिए जो हमारा द्रव्यमान होता है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन हमारी वेलोसिटी चेंज होती है। तो हम लगा दिए dV/dt। अब यही हमारा जो dP/dt है, ये बन जाता है फोर्स = m × a। और अभी हमने आपको बताया ये त्वरण होता है। तो देखिए, इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया कि जो हमारी संवेग परिवर्तन की दर होती है वो लगाए गए बल के बराबर होती है। देखिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कराटे में लड़के के द्वारा ईंटों को तोड़ना, या क्रिकेट बॉल को कैच करते समय हाथ पीछे की ओर खींचना। मैं इसके एग्जाम्पल्स यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला है हमारा ये वाला, कराटे में लड़के के द्वारा ईंट को तोड़ना। देखिए, होता क्या है दोस्तों कि आप देखे होंगे कि कराटे में हम स्पीड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बहुत क्विकली कोई काम करते हैं। तो जब ईंटें को तोड़ा जाता है तो हम उस समय इतनी तेज़ी से जो है ईंट को तोड़ते हैं कि उसमें हमारा टाइम मिनिमम होता है और हमारा संवेग अधिकतम हो जाता है, जिससे से क्या होता है कि ज़्यादातर फोर्स मिल जाती है और वो ईंटा टूट जाता है। दूसरा आप समझिए
देखिए, जब हम क्रिकेट खेलते हैं और जब हमारे पास गेंद आती है तो कैच करने के लिए गेंद के साथ हम हाथ को पीछे की तरफ करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसका ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, टाइम बढ़ाते हैं। तो जब टाइम बढ़ेगा तो टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि संवेग हमारा कम होगा, और जब संवेग कम होगा तो हमारा जो बल है वो कम होगा, तो हमारे हाथों में चोट नहीं लगेगी। चलिए अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि इसको हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और इसी को हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम अलग अलग है। बाकी इस रूल से या इस नियम से आप भली भांति परिचित होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु उस पर लगने वाले संवेग के बराबर परंतु विपरीत दिशा में संवेग उत्पन्न कर लगने वाले संपूर्ण बल को न्यूट्रलाइज करता है। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं पर फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है और वो धरती पर चल रहा है, अर्थ पे चल रहा है, ये हो गया एक आदमी, ये चल रहा है। तो देखिए, इसका जो वेट होता है mg, वो नीचे की तरफ लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक इसके ऊपर नॉर्मल जो फोर्स है, जिसको नॉर्मल कहते हैं या फोर्स कहते हैं, ऊपर की तरफ काम करता है, जिसको हम कहते हैं प्रतिक्रिया बल। ये जो n होता है इसी को कहते हैं प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल। और इसी प्रतिक्रिया बल के कारण हम बैलेंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया है n = mg होगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जो फोर्स लगते हैं आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। या आप कहीं दीवार ढकेल रहे हैं तो दीवार भी आपको उतने ही फोर्स से वापस ढकेलती है। तो ये सारी चीज़ें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आती हैं। अब इसके कुछ फेमस से एग्जांपल्स हैं जो कि क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, मैं उसको डिफाइन भी कर देता हूँ और आपको बता भी देता हूँ। तो देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। धनुष से बाण का छोड़ना। तो देखिए, ये ऐसे काम करता है कि आप मान लीजिए कि अगर ये हमारे पास एक धनुष है, ये कुछ इस तरीके का धनुष है, और जब इस पर हम इस तरीके से कुछ बाण लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस डोरी को पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये बाण को आगे की तरफ छोड़ती है। तो ये हो गया कि हम जितना बल इसको खींचने में लगाते हैं उतनी ही बल से तीर हमारी दूर तक जाती है। ऐसे ही आप बंदूक से गोली का निकलना देख लीजिए। इसका एग्जांपल कुछ ऐसे हो जाएगा कि मान लीजिए ये आपकी बंदूक है, ये आपकी पिस्टल है, और यहाँ से जब आप बुलेट को निकालते हैं, कुछ इस तरीके से बुलेट निकल रही है, तो ये v1 वेलोसिटी से आगे की तरफ जाती है, और ये जो बंदूक होती है ये v1 वेलोसिटी से पीछे की हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगता है। होता क्या है, जो हमारा संवेग संरक्षण होता है वो होता है m1 v1 = m2 v2। कहने का मतलब है कि अगर ये कैपिटल M है और ये v1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल m2 और v2 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि अगर हमारे पास ये दो बॉडी हैं, सपोज कीजिए ये 5 kg की है और ये 2 kg की है, ठीक है। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर दूसरे बॉडी का आप पूछता है कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे m1 v1 = m2 v2 से। तो 5 × 2 = 2 × v2। तो हम v2 निकालेंगे तो v2 हमारा कितना जाएगा, 5। तो देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि अब जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बंदूक से गोली निकल रही है तो गोली की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, तो उस रफ्तार से बंदूक पीछे क्यों नहीं आती है। वो इसलिए नहीं आती है कि जो गोली का द्रव्यमान होता है वो बंदूक की तुलना में बहुत ही कम होता है। और जब हम यहाँ पर संवेग संरक्षण लगाते हैं तो अगर यहाँ पे हमारा मास ज़्यादा है तो हमारी वेलोसिटी अपने आप कम हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के जरिए बताया है। तीसरा है रॉकेट प्रक्षेपण। तो हमारा जो रॉकेट प्रपोल्शन होता है वो इस तरीके से होता है कि मान लीजिए कि अगर हमारा ये एक रॉकेट है, तो इसके अंदर क्या होता है कि
गैसें भरी होती हैं। इसका जब ईंधन जलता है तो इस तरीके से गैस निकलता है और ये गैस क्या करती हैं, धरती को ढकेलती हैं। तो धरती भी उतने ही पावर से इसको ऊपर की तरफ ढकेलती है। इस तरीके से रॉकेट प्रोपल्शन होता है। अब हम तैरने की बात कर लें तो जब हम तैरना प्रारंभ करते हैं तो हम पानी को पीछे की ओर ढकेलते हैं और पानी हमें उतनी ही स्पीड से आगे की ओर ढकेलता है। तो ये भी देखिए क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित हो गया। अंतिम एग्जाम्पल देख लीजिए, नाव का पीछे की ओर जाना। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारी ये एक नाव है और इस पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो चप्पू चला रहा है, तो जब पीछे की डायरेक्शन में उसको ढकेलेगा तो नाव अपना आगे की डायरेक्शन में जाती है। तो देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। तो पूछा जाता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इस पर काम करता है या संवेग संरक्षण का। तो देखिए कहीं भी अगर ऐसा प्रश्न आता है कि जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया या संवेग संरक्षण, तो उसमें बोथ ऑप्शन दिया होगा या तो कोई एक देगा, या तो क्रिया प्रतिक्रिया देगा या तो संवेग संरक्षण देगा। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बिंदास तरीके से कीजिए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इसके बाद जो हमारा लेक्चर है, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर इसका लेंगे उसमें जो मोशंस के इक्वेशन है उसके बारे में हम बताएंगे, सर्कुलर मोशन के इक्वेशन के बारे में बताएंगे और फिर हम आपको कुछ ग्राफ के बारे में बताएंगे और फिर लास्ट में हम न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।